इस सभागार में उपस्थित सभी सहृदयजनों को मेरा अभिवादन। सीधे मुझे लगता है इतने वक्ता थे कि जो विजय देव नारायण शाही ने जो कविताएं नहीं लिखी थी उन पर भी बात हो गई है। तो मैं जो शुरुआती हमारी सूचनाएं थी उनको निकाल दे रहा हूँ, सीधे मुद्दे पर आता हूँ। यहाँ मैं कवि विजय देव नारायण शाही की उन कविताओं पर चर्चा कर रहा हूँ जिनकी काव्य भूमि मुख्यतः प्रगीत भूमि है। उनकी प्रगीत धर्मी कविताएं अपनी सार्थकता और संभावनाओं के साथ हमारे सामने उपस्थित है। आमतौर पर प्रगीत धर्मी कविताओं की एक सीमा होती है कि वह अपने बुनावट में आत्मपरक अधिक होती हैं। अभी जैसे विजय कुमार सर ने कहा कि आत्मपरकता उसमें अधिक होती है, लेकिन यहाँ विजय देव नारायण शाही की कविताओं में हम जब देखते हैं तो उसमें ये आत्मपरकता हमें कम दिखती है। आत्मपरकता के साथ साथ उसमें हमें एक सामाजिक सार्थकता भी दिखाई देती है। इन कविताओं की अपनी सामाजिक सार्थकता है, इसलिए इन कविताओं से गुजरते हुए हमें जीवन और प्रकृति के अद्भुत रंग बिरंगे चित्र मिलते हैं। उनकी तीसरे सप्तक में प्रकाशित एक कविता है, सोन मछली सा अंधेरी रात को पीता हुआ जल रहा है किसी खंडहर के झरोखे पर चिराग, एक मध्यम सी उदासी कुछ न होने सी थकन और दिल की परत में सहमा हुआ सुकुमार दाग। जिंदगी कुछ इस तरह खामोशियों से भर गई, खोजता फिरता हूँ दिल का दर्द पर पाता नहीं, दर्द से जैसे झुकी जाते हैं पलकें बार बार और रोने में भी पहले सा मजा आता नहीं। इन काल पंक्तियों में आत्मपरकता के साथ साथ एक गहरी सामाजिक बेचैनी है जो कविता के भीतर से झांक रही है। इसे हमें बताने की जरूरत नहीं है। आमतौर पर प्रगीतात्मक पंक्तियों को नितांत व्यक्तिक और आत्मपरक कोट में रख दिया जाता है, लेकिन यहाँ जो विजय देव नारायण शाही ने अपनी कविता में कहा कि एक मध्यम सी उदासी, यहाँ जो एक मध्यम सी उदासी है वह उदासी केवल कवि की नहीं है, उसमें उसका पूरा समय और समाज समाया हुआ है। इसी तरह हम देखें तो तीसरा सप्तक में प्रकाशित कविता हिमालय के आंसू की लय बहुत अद्भुत लय है उस कविता की, जिसमें वह प्रारंभ में एक निराश हताश दृश्य खड़ा करते हैं, जो अभी हमसे पहले वक्ता कह रहे थे कि पहले निराशा हताशा के भी खड़े करते हैं, फिर एक उम्मीद जगती है कविता से। वही हिमालय के आंसू कविता में वो उम्मीद हमें बाद में कविता की आखिर की पंक्तियों में हमें दिखाई देती है। शुरुआत कविता इससे होती है, वो दुखी हृदय है सत्य हिमालय सा दिल तुमने पाया था, है सत्य कि तुमको भार मिला था सूरज सा, है सत्य की छाती थी पठार सी अंतहीन और आज सिर्फ भरना अवशेष, बेस्वाद सांत्वना धीरज ढाढ़स सब्र भाग्य उजियारे की जड़ हंसी अंधेरे के आंसू। ये शुरुआती पंक्तियां हैं कविता की, और अंत में यहाँ पर कवि के भीतर जो हताशा है, निराशा है, वो अंत में एक उम्मीद के उसमें एक उम्मीद जगती है और कविता का स्वर बदल जाता है। वो लिखते हैं कि इन आघातों से टूट टूट कर रोने में कुछ शर्म नहीं, कितने कमरों में बंद हिमालय रोते हैं, कितने मेजों से लगकर सो जाते कितने पठार, कितने सूरज गल रहे अंधेरे में छिपकर हर आंसू कायरता की खींच नहीं होता। इन काव्य पंक्तियों से गुजरते हुए निराला के राम की शक्ति की पूजा के राम की जो विषाद की स्थिति है वह याद आती है। राम की शक्ति पूजा के राम में भले ही हमें हताशा दिखती हो, लेकिन वह अपनी धीरता पूरी कविता में कहीं नहीं खोते। भावित नैनों से सजल गिरे दो मुक्ता दल, निराला ने कहीं नहीं लिखा कि राम ने रोया। भावित नैनों से सजल गिरे दो मुक्ता दल या कुछ बूंद पुनः ढलके दृग जल या भर गए नयन द्वय, लेकिन रोना कहीं नहीं लिखा, मतलब राम अपनी धीरता नहीं खोते हैं। यहाँ भी इस कविता में ऐसा कहीं कुछ धीरता खोने वाला मसला नहीं है। यही बात हमें इस कविता में दिखाई देती है जब वह लिखते हैं कि भले कितने हिमालय बंद कमरों में रोते हो, लेकिन इस तरह का रोना कोई रोना नहीं होता। मैं केवल इतना कहता हूं कि सूने कमरे की सिस्टम से क्या होगा, बाहर आओ, बाहर आओ, सब साथ साथ मिलकर रो, आंसू टकराकर अंगारे बन जाते हैं, फट पड़ते हैं युग युग के ज्वालामुखी सुप्त, शायद धरती पर पड़ी दरारें मुझ जाएं। कवि विजय देव नारायण शाही की तीसरे सप्तक में प्रकाशित कविताओं की प्रगीतात्मकता बहुत मोहक है, इसमें कोई दो राय नहीं। किसी खास लय में कविता की रवानगी और निर्मल हो ही जाती है। तीसरे सप्तक की अन्य कविताओं की गीतात्मकता उनकी
काव्य प्रतिभा को और समृद्ध करती है। जब वह अपनी मानव राग शीर्षक कविता में लिखते हैं, ये हरे मटर के खेत प्रवंचक जौ की हरियाली, ये हरे मटर के खेत प्रवंचक जौ की हरियाली, या भरी सुधा से ईख झूमती सरसों मतवाली, या बहुत शक्तिमय बहुत सुघर मेरे श्रम का सपना, रंग पर मिथ्या अधिकारों की रेखाएं काली। यहाँ जो प्रवंचक शब्द आया है कितना सटीक है। वह धोखेबाज है, धूर्त है, गेहूं के पौधे के बीच खड़ा उससे अधिक हरा चकमा देने वाला। कवि ने उसकी धूर्तता को पकड़ा है। और भरी सुधा से ईख का कहना ही क्या, रस से भरे गन्ने के लिए कितना मीठा प्रयोग हुआ है, ऐसा प्रयोग कम ही दिखता है। इधर कवि अष्टभुजा शुक्ल के काल संग्रह का शीर्षक याद आता है, रस्सी लाठी। इसी कविता में वह आगे लिखते हैं कि झुक झुक पड़ता मानव का मन सरपत की सांसों सा, झुक झुक पड़ता मानव का मन सरपत की सांसों सा। यह जो लय है कविता की, यह सरपत के सरसराने जैसी लय है। यही जीवन राग है, यही जीवन संगीत, यही है जो कवि कल्पना को उदात्त और प्रभावी बना रही है। इस कविता को पढ़ते हुए किसे नागार्जुन की वह कविता नहीं याद आएगी, बहुत दिनों के बाद अब की मैंने जी भर देखी पकी सुनहरी फसलों की मुस्कान, बहुत दिनों के बाद अब की मैं जी भर सुन पाया धान कूटती किशोरियों की कोकिल कंठी तान, बहुत दिनों के बाद। तीसरा सप्तक में ही प्रकाशित हिमालय की याद में एक पत्र कविता में वह हिमालय के सौंदर्य का बहुत जीवंत वर्णन करते हैं। जो कविता उन्होंने जगदीश गुप्त के लिए लिखी थी पत्र की शैली में। अनेकों घाटियों के पार से आता हुआ वह स्वर पपीहे का, अभी जो उड़ गया है बेतहाशा बरसकर ओलो भरा बादल, कटोरे की तरह चारों तरफ से घेरती हुए चोटियां तिरछी, जरा से रास्ते के लिए सब कुछ तोड़ने वाली नदी की तेज लापरवाह धाराएं, ढलानों पर तराशी खेतियां ऊंची दुकानों सी, अचानक झोपड़े फिर गांव फिर कुछ लोग परिचित से। इसमें हिमालय का जो बिंब है, हिमालय का जो दृश्य है, अद्भुत है। मैं कई चीजें काट दे रहा हूं क्योंकि समय की वार्ता है। अमीर खुसरो की प्रसिद्ध पंक्ति है कि चल खुसरो घरात ने रैन भई चौदेश की तर्ज पर उन्होंने एक कविता लिखी, इस नगरी में रात हुई, जो बहुत प्रसिद्ध है। भूपेश्वर सर ने इसका जिक्र किया है भूमिका में, अपनी किताब में, जिसमें वो अपने समय के घटाटोप, विडंबनाओं, क्रूरताओं, हताशाओं, निराशाओं, असंतोष को बहुत कम शब्दों में कह देते हैं। मन में पैठा चोर अधेरी तारों की बारात हुई, बिना घुटन के बोलने निकले, या भी कोई बात हुई, धीरे धीरे तल्ख अंधेरा फैल गया, खामोशी है, आओ खुसरो लौट चले घर, इस नगरी में रात हुई। वह गजल भी लिखते थे, उर्दू और फारसी भाषाएं उन्हें आती थी, नजर नाम से तखल्लुस भी रखते थे। आपातकाल के दौरान कम संख्या में ही लेकिन उन्होंने कुछ गजलें लिखी। वह बड़े शौक से तबला हारमोनियम भी बजाते थे, संगीत में भी उनकी गहरी दिलचस्पी थी। इस सब का मिला जुला रूप उनकी कविताओं पर हमें दिख रहा है, जिन कविताओं का मैं जिक्र कर रहा हूँ। उदाहरण के लिए उनकी एक गजल देखिए, एक उर्जो जवाब देखा है, हमने दुनिया का हाल देखा है, अब संभलता नहीं किसी के कहे, हमने दिल को सवाल देखा है, हम उसी को नजर समझते हैं जिसने तेरा जमाल देखा है। अब संभलता नहीं किसी के कहे, हमने दिल को सवाल देखा है। मेरा गाली की कही बात पहले आती थी हारे दिल पे हंसी, अब किसी बात पर नहीं आती, ये भी याद आती है। आगे इस घर का यह सूना आंगन कविता में वह उस घर को, सूने आंगन, खाली कमरे, बेगानी छत और पसीजती दीवारों को स्मृतियों में जाकर देखते हैं। उनके देखने का नजरिया अनूठा है, उसे देख लेने की तलब बहुत विशाल है। जैसे एक साथ कितना समय कौन कौन सा दृश्य देख लेना चाहते हो। जब आप बेगानी छत लिख रहे हैं तो जाहिर है उस छत को बहुत दिनों बाद देख रहे होंगे। सूना आंगन, खाली कमरे, या बेगानी सी छत, पसीजती दीवारें, या धूल उड़ाती हुई चैत की गर्म हवा, सब अजब अजब लगता होगा। फिर उसी कविता में वह लिखते हैं कि टूटे चौरे पर तुलसी के सूखे काटे, बेला की मटमैली डाले, उस कोने में अधगिरे घरौंदे पर गेरू में बने हुए शहनी शरारती आंखों से वे गोल गोल सूरज चंदा। इस तरह की दृश्य छवियां उनकी कविताओं में हमें बार बार दिखती हैं। और उन्होंने अपने पूर्ववर्ती कवियों से उस परंपरा को सीखा, इस जो प्रगीत धर्मिता है तो सीखा, और उनके बाद की पीढ़ियों ने उस प्रगीत धर्मिता को अपनाया। उसमें जो भी है टूटे चौरे पर तुलसी के सूखे काटे, मैंने कविता पढ़ा, इसी से मिलती जुलती कविता हमारे समकालीन कवि है दिनेश कुमार सुख,
उनकी कविता है, तरह तरह की दूरियां और विस्तार पार कर लौटा अपने द्वार, संभाले भुवन भार चौखट पर झूले झुके आ रहे हैं किवाड़, मेरे ऊपर लाठी देरी आंगन दलान चूल्हा चौका सारा मकान, जिसमें अब रहता आसमान धुंधला धुंधला। तो ये सब उनकी जो प्रदीप धर्मी, बहुत चीजें रह गई, समय हो गया है, मैं सोचता हूँ समाप्त करूं। तो उनकी प्रदीप धर्मी कविताएं बहुत अच्छी हैं और उसके जो बिंब है, उसके जो दृश्य हैं बहुत मोहक है, और वो आने वाली पीढ़ियां भी उनसे सीखेंगी, उनकी तरह लिखने की कोशिश करेंगी। धन्यवाद।